हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के क्रम में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, दिए गए विकल्पों में से अवनि का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। दोस्तों, यहाँ अवनि के विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द की बात की गई है कि अवनि का विलोम क्या होगा, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है अंबर, दूसरा ऑप्शन है चक्षु और तीसरा ऑप्शन है अग्नि और चौथा ऑप्शन है अंबर। तो अवन का विलोम क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंबर। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा अंबर। अवन का विलोम क्या होता है, अंबर। और दोस्तों, अगर अवन के पर्यायवाची या अवन के अर्थ की बात कर ली जाए तो इसका अर्थ या इसका पर्यायवाची क्या होता है, इसका पर्यायवाची होता है पृथ्वी। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी का विलोम क्या होता है। पृथ्वी का विलोम होता है अंबर। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। उत्थान का विलोम पूछा गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन है प्रस्थान, दूसरा ऑप्शन है पतन, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन और चौथा ऑप्शन है अनुत्थान। तो उत्थान का विलोम क्या होगा, आप लोगों को बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पतन। पतन। उत्थान का विलोम क्या होता है, पतन। दोस्तों, आप लोग याद रखना। और दोस्तों, जो ये प्रस्थान दिया है, प्रस्थान के विलोम की अगर बात कर ली जाए तो प्रस्थान का विलोम क्या होता है, प्रस्थान का विलोम होता है आगमन। प्रस्थान का विलोम दोस्तों होता है आगमन। और दोस्तों, विस्थापन का विलोम क्या होता है, विस्थापन का विलोम होता है संस्थापन। संस्थापन, ये चीज भी आप लोग याद रखना। संस्थापन, विस्थापन का विलोम होता है संस्थापन। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या था, उत्थान का विलोम क्या होता है, तो उत्थान का विलोम होता है पतन। ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ये दोस्तों एक वाक्यांश दिया है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। इसके लिए एक शब्द पूछा गया है, क्या उसे कहा जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है रेखा चित्र, दूसरा है संस्मरण, तीसरा है आत्म आत्मलानी और चौथा है आत्मकथा। तो दोस्तों, ये रेचा चित्र लिखा है दोस्तों, ये रेखा चित्र होगा, ये याद रखना आप लोग, रेखा चित्र होगा ये रेखा चित्र होगा। तो दोस्तों, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या बोला जाता है, आत्मकथा बोला जाता है दोस्तों। आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये चीज आप लोगों को दोस्तों बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है गगन, दूसरा है नभ, तीसरा है अंबर और चौथा है अवनि। तो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 61 में ऐसे ही प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अवनि। अवनि, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 61 में बताया है, ये किसका पर्यायवाची होता है, अवनि होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। आप लोग याद रखना। बाकी ये नभ, गगन, अंबर, ये तीनों आकाश के पर्यायवाची होंगे। और यहाँ पे नहीं की बात की गई है, कौन सा आकाश का नहीं होगा, तो अवनि जो है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अवनि किसका पर्यायवाची है, अवनि पृथ्वी का पर्यायवाची है दोस्तों, आप इससे परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बताना है आप लोगों को कौन सा समानार्थी शब्द का जोड़ा सही नहीं यहाँ पे दिया गया है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है दांत, दांत को दंत और रदन। अगला ऑप्शन दिया है झंडा, झंडा को ध्वज और पताका। तीसरा ऑप्शन दिया है कमल, कमल को अम्ब और आब। और
चांद का लिखा है राकेश और शशि। तो दोस्तों कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं लिखा है, ये चीज पूछी गई है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 65 में ये दांत को रदन और दंत कहा जाता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। झंडा को ध्वज और पताका बोला जाता है, ये चीज भी बिल्कुल सही लिखी है। चांद को राकेश और शशि बोला जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है, कमल को अम्ब और आब, ये अम्ब और आब दोस्तों ये कमल के पर्यायवाची या कमल के समानार्थी शब्द नहीं होते हैं। ये किसके होते हैं? अम्ब और आब ये पानी के होते हैं, पानी के समानार्थी शब्द होते हैं अम्ब और आब। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही नहीं लिखा है इसकी बात की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 65 में राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कमल का अम्ब और आब। अम्ब और आब कमल के नहीं, ये पानी के समानार्थी शब्द होते हैं या पर्यायवाची शब्द होते हैं। आप लोग ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, किसकी है? पहला ऑप्शन दिया है द्वारका, दूसरा है पूज्यनीया, तीसरा है अंतर्ध्यान और चौथा है अहिल्या। तो किसकी वर्तनी यहाँ पे सही लिखी है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्वारका। ये द्वारका बिल्कुल सही लिखा है, बाकी ये पूज्यनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्या ये तीनों गलत लिखे हैं। और दोस्तों अगर इनके सही वर्तनी की बात कर ली जाए कि सही वर्तनी क्या होगी, तो ये पूजनीय लिखा है, जो इसकी सही वर्तनी होगी पूजनीय। इसकी वर्तनी होगी पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। और अगर अहिल्या की बात कर ली जाए तो अहिल्या ये गलत लिखा है, इसका सही क्या होगा? अहिल्या होता है, अहिल्या होता है। दोस्तों याद रखना आप लोग, ये इसकी सही वर्तनी है, ये चीज आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर ये अंतर्ध्यान ये लिखा है, इसकी बात कर ली जाए तो ये इसकी सही वर्तनी क्या हो जाएगी? इसकी सही वर्तनी होगी अंतर ध्यान, ये रा की मात्रा होगी धा पे, ये इसकी सही वर्तनी होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 था, किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो किसकी वर्तनी शुद्ध है, इसमें ऑप्शन नंबर ए द्वारका, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन तीनों की जो गलत लिखे थे, इनकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये भी चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन ये एक मुहावरा दिया है, इसका अर्थ पूछा गया है, इसका अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है मित्र, दूसरा है महापंडित, तीसरा है महामूर्ख और चौथा है शत्रु। तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 67 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? महामूर्ख होना। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है बहरा होना, दूसरा है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, तीसरा ऑप्शन है सभी पर विश्वास करना, या चौथा ऑप्शन है कम सुनाई देना। तो दोस्तों कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, ये कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होता है। दोस्तों आप लोग याद रखना। और या ये कह लें सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, या इसका एक अर्थ और होता है बिना सोचे किसी की बात पर विश्वास कर लेना, ये भी कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो दोस्तों कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, या किसी की बात बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पे सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरना है। देखेंगे वाक्य क्या दिया है, खाली स्थान, सोता है, फिर खाली स्थान, खोता है। तो ये पूरा वाक्य है, यहाँ पे कौन सा उचित विकल्प भरा जाएगा? दो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को पहला ऑप्शन दिया है सो और जो, दूसरा है जो और उसे, अगला ऑप्शन है जो और वह, और अगला ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन जो और वही। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहां पे भरा जाएगा जो और यहां पे होगा वही।
तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा देखेंगे, जो सोता है वही खोता है, ये पूरा वाक्य हो जाएगा। बाकी ये तीनों विकल्प जो हैं ये असंगत हैं, ये यानी कि गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, रिक्त स्थान भरें। यहाँ भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखेंगे, भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का खाली स्थान शुरू हुआ। यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये चीज आप लोगों को बतानी है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है विकार, दूसरा ऑप्शन है प्रचलन, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है उलटफेर। तो यहाँ पे क्या दोस्तों भरा जाएगा, पूरा वाक्य क्या है एक बार आप लोग फिर देख लीजिए। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का शुरू हुआ। सिक्कों का क्या शुरू हुआ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रचलन। प्रचलन यहां पे भरा जाएगा, प्रचलन। तो दोस्तों वाक्य क्या हो जाएगा पूरा, भारत विश्व की उन सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई है, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करा रहा हूं वहां पे ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बना है। तो दोस्तों इन वाक्यों को क्या कहा जाता है ये चीज आप लोगों को बतानी है। एक चीज आप इस क्वेश्चन को हल करते पहले एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्यों की अगर बात की जाए तो वाक्य होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है सरल वाक्य ये वाला, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े रहते हैं उन वाक्य को, ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है, ऐसे वाक्य को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। यहाँ पे वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। देखेंगे वाक्य क्या दिया है, वाक्य है पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। ये एक वाक्य दिया है और इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है, अगला ऑप्शन दिया है वह पढ़ाई लिखाई करता रहता है, अगला ऑप्शन दिया है दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है, अगला ऑप्शन दिया है वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। तो इस वाक्य को यहाँ पे पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों तो इसका संयुक्त वाक्य परिवर्तन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये इसका संयुक्त वाक्य परिवर्तन होगा, बाकी ये तीनों विकल्प गलत होंगे। इसका संयुक्त वाक्य परिवर्तन क्या हो जाएगा दोस्तों, वह पढ़ने के अतिरिक्त वह पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, ये इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, सप्तर्षि। सप्तर्षि का संधि विच्छेद है। सप्तर्षि का संधि विच्छेद दोस्तों पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है सप्तर्धन ऋषि, दूसरा है सप्ताहधन ऋषि, तीसरा ऑप्शन दिया है सप्तधन ऋषि और चौथा ऑप्शन है सप्तर्धन ऋषि। तो सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सप्तधन ऋषि, ये सप्तर्षि का संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद होगा। अगर यहाँ पे संधि की बात कर ली जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो दोस्तों इसमें संधि होगी गुण संधि। ये चीज भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, इसमें संधि कौन होगी, यहाँ पे होगी गुण संधि सप्तर्षि में, ये चीज आप लोग याद रखना। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा सप्तधन ऋषि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है उत्तर पद, दूसरा ऑप्शन है प्रथम पद, या तीसरा ऑप्शन है दोनों पद, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द्वंद्व समास आप सभी लोग जानते होंगे कि द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों और एक चीज आप लोग याद रखना, द्वंद्व समास की डिफिनीशन की अगर बात की जाए तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसका विग्रह करने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये चीज भी आप लोग याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे द्वंद्व समास के, जैसे एग्जाम्पल रात दिन, रात दिन, ये योजक चिन्ह का प्रयोग यहां पे किया जाता है। रात दिन, ये बीच में जो ये डाट का साइन लगा है, इसको ही दोस्तों बोलते हैं योजक चिन्ह। तो रात दिन है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? रात और दिन। तो यहाँ पे कोई एक पद यानी कि प्रथम पद और या उत्तर पद की प्रधानता नहीं है, यहाँ पे दोनों पदों की प्रधानता है दोस्तों, ये चीज आप लोग याद रखना। इसके अन्य एग्जाम्पल की अगर बात कर ली जाए, जैसे पाप पुण्य, पाप ये डैश यानी कि योजक चिन्ह और पुण्य, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तो दोस्तों द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा में कौन सा समास है दोस्तों? पहला ऑप्शन दिया है बहुब्रीहि समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों बारहसिंगा में कौन सा समास होगा? तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। बारहसिंगा में दोस्तों कौन सा समास होगा? बारहसिंगा में होगा बहुब्रीहि समास। याद रखना दोस्तों, बहुब्रीहि समास की अगर डिफिनीशन की बात कर ली जाए तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है बहुब्रीहि समास की? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे डिफिनीशन का मतलब क्या है? जहां पे प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहा जाता है दोस्तों। तो जैसे यहां पे हो गया बारहसिंगा, बारहसिंगा, इसके समास विग्रह की बात कर ली जाए, समास विग्रह की बात कर ली जाए बारहसिंगा की, तो क्या होगा? 12 सींगों वाला, इसके विग्रह क्या होगा? 12 सींगों वाला, सींगों वाला, ये इसका विग्रह हो जाएगा। 12 सींगों वाला अर्थात कोई विशेष जानवर। तो दोस्तों आप लोग याद रखना, तो यहाँ पे किसी अन्य पद की जहां पे प्रधानता होती है वहां पे बहुब्रीहि समास होता है, और बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण ये बारहसिंगा दिया है। और जैसे अगर बात कर लें, और इसका अन्य जैसे अनहोनी, यानी कि इसका विग्रह क्या होगा? न होने वाली घटना, यानी कि कोई विशेष घटना। ये चीज दोस्तों, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है अलंकार से क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। देखेंगे वाक्य क्या दिया है? कितनी करुणा कितने संदेश, ये एक वाक्य दिया है, इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है यमक अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कितनी करुणा कितने संदेश, इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? आप लोग जान रहे होंगे, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ का वर्ण की आवृत्ति आप लोग देख रहे हैं बार बार हुई है, तो आप लोग पढ़ के आए हैं कि अनुप्रास अलंकार की डिफिनीशन क्या होती है, बचपन से पढ़ रखा है कि जहां पर एक वर्ण की ही आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। और दोस्तों अगर यमक अलंकार की बात कर ली जाए तो यमक अलंकार की डिफिनीशन क्या होती है? जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पे यमक अलंकार होता है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। और अगर श्लेष अलंकार की बात कर ली जाए तो दोस्तों श्लेष अलंकार के अंतर्गत जहां पे एक वर्ण एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी, इसमें कौन सी क्रिया है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है योजक क्रिया, दूसरा है अधिकार बोधक क्रिया, दूसरा तीसरा ऑप्शन है औचित्य बोधक क्रिया, या चौथा है अप्रत्यक्ष क्रिया। तो चूड़ी अच्छी है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, योजक क्रिया होगी इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 से 80 तक, ये एक पैसेज है।
और ये यहाँ पे पैसेज पढ़ के नीचे 3 प्रश्नों के आप लोगों को जवाब देने हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोगों की परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए। प्रैक्टिस करना पेपर के पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर लगा के ज़रूर जाइएगा। देखते हैं 78 क्वेश्चन क्या है। 78 क्वेश्चन है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, देखेंगे पहला ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, या अगला है उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। अगला ऑप्शन दिया है मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। अगला ऑप्शन दिया है वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ये इसका राइट आंसर होगा। आप लोग दोस्तों याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा का की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है दोस्तों, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है जीवन का एकांगी विकास। अगला है गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। अगला ऑप्शन दिया है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। अगला ऑप्शन है जीवन का सर्वांगीण विकास। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास, ये होगा इसका राइट आंसर। ये चीज दोस्तों पैसेज में मेंशन होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, ये दोस्तों क्वेश्चन है। देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके। अगला ऑप्शन है मानव सभ्यता का विनाश करके। अगला ऑप्शन है भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, या अगला ऑप्शन है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से दोस्तों कैसे रोका जा सकता है, ये चीज भी पैसेज में मेंशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास करके। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी अपनी अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।